हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग चैप्टर 6 इवोल्यूशन में कुछ टर्म को समझेंगे, जिसमें पहला है एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन क्या चीज है? एडेप्टिव रेडिएशन एवोल्यूशन का वो प्रोसेस है जिसमें एक ही स्पीसीज अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग तरह से हो जाती है। जैसे कि एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटी किस तरह की अवेलेबल है, उसको वो अडेप्ट करते हैं। और डिफरेंट इकोलॉजिकल नीड्स जो होती है, अलग अलग नीड्स पे अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती हैं, अलग तरह का एनवायरनमेंट होता है, अलग तरह के फूड होते हैं, अलग तरह का हैबिटेट होता है। वहाँ पर स्पीसीज अलग अलग तरह से चेंज होती चली जाती है। तो इसमें एक स्पीसीज जो होती है, बहुत सारी स्पीसीज में बदलती चली जाएगी, और वो इस वजह से बदलेगी क्योंकि वहां पे एनवायरनमेंट बदल गया है। इसको अगर हम लोग समझें तो इस तरह से कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि एक नए एनवायरनमेंट में जाता है। जैसे कि अगर कोई आइसलैंड कट के अलग हो गया हो, या मास एक्सटिंक्शन हो गया हो पूरी तरह से, ऐसे केसेस में क्या होगा कि इनको डिफरेंट जो है कंडीशन फेस करनी पड़ेगी। फूड टाइप बदल जाएगा, वहां पर क्लाइमेट्स बदल जाएगा, और प्रेडेटर्स बदल जाएंगे। तो इनको सरवाइव करने के लिए अलग तरह से इनकी लड़ाई होगी, और ये डिफरेंट जो है इनके अंदर लक्षण आ जाएंगे, डिफरेंट तरह के ट्रेड्स डेवलप हो जाएंगे। और क्योंकि वहां का निच जो है वो अलग है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे वेरिएशन जो होता है एक्यूमुलेट होता जाएगा, तो नई स्पीसीज फॉर्म हो जाएगी। ये जो प्रोसेस होता है इसको एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। इसको अगर आप ह्यूमन में ऐसे समझिए कि ह्यूमन, हालांकि इनकी स्पीसीज नहीं चेंज होती, फिर भी अगर कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में रहता है तो वहां पर उसका कलर पिंक होगा, भूरा होगा। और वहीं पर एक व्यक्ति हिंदुस्तान में ही तमिलनाडु जैसे क्षेत्र पे रहने लगे, जो कि इक्वेटर के पास में है, जहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है, हीट ज्यादा है, तो वहां पर उसका पिगमेंटेशन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो क्लाइमेट उस तरह से है। उसी तरह से अवेलेबिलिटी ऑफ फूड की बात करें तो जो समुद्र के पास लोग हैं कोलकाता में, वो मच्छी भात को ज्यादा जोर देते हैं और उसको फूड की तरह यूज करते हैं। तो जहां पर जिस चीज की अवेलेबिलिटी होती है वहां पर वो स्पीसीज उसका यूज करने लगती है, वैसा हो जाती है। अगर हालांकि यहाँ पर स्पीसीज का चेंज नहीं हुआ, मगर हम लोग अगर डार्विन की फिंचेस की बात करेंगे, जो कि गैलापागोस आइसलैंड पे उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने देखा जो फिंचेस हैं वो एक कॉमन इंसेस्टर स्पीसीज से आई थी, मगर वो बदल गई आइसलैंड पे आने पर, क्योंकि वहां पर फूड सोर्स डिफरेंट थे, सीड्स अलग थे, इंसेक्ट अलग थे, वहां पर नेक्टर अलग था। इसके अलावा जो फिंचेस थी अलग अलग शेप में इन्वॉल्व हुई। वहां पर फूड टाइप तो अलग था ही, और उनकी जो बीक है उस तरह से चेंज हुई, फिगर चेंज हुए। इसकी वजह से लगभग 14 स्पीसीज जो थी, 14 स्पीसीज जो फिंचेस की हैं, वो एक ही स्पेसिफिक निच पर पाई जाती है। वहीं पर दूसरा जो एग्जांपल है वो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का है, जो कि एक कॉमन इंसेस्टर से आए, मगर ये अलग अलग तरह से इवॉल्व हो गए। ये डिफरेंट हैबिटेट में अडॉप्ट हुए, इनकी फूड टाइप इनका अलग हो गया। जैसे कि कंगारू जो होता है वो ग्रासलैंड क्रीचर है, वहीं पे कोआला जो है वो ट्री ड्वेलिंग है, लीफ ईटर है। वहीं पर तस्मानिया डेविल है, वो कार्निवोरस है। और वहीं पर मार्सुपियल मोर जो होता है वो बर्रोइंग इंसेक्ट ईटर है, जबकि सारे के सारे मार्सुपियल हैं। तो इस प्रकार से स्लो जो है चेंजेस होते हैं, और यहां पर ये डाइवर्स फॉर्म को ये दिखाते हैं, जबकि वो एक ही इंसेस्टर से आए थे, मगर ये सारे चेंजेस एनवायरनमेंट की वजह से हो रहे हैं। वहीं पर अगर प्लेसेंटल मैमल की बात करें तो भी इस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन के। अगर हम लोग एग्जांपल लें वुल्फ का, तो वो डॉग फैमिली से आता है, मगर जंगल में रहने की वजह से वो दूसरी तरह का है। वहीं पे डॉल्फिन है जो कि एक एक्वेटिक मैमल है। बैट की बात करें तो फ्लाइंग मैमल है। तो ये सभी जो होते हैं कॉमन मैमेलियन एंसेस्टर से इवॉल्व होते हैं। दूसरा जो शब्द है वो अपने पास है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन किस प्रकार से होता है? तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं जब जो कि ट्रेट इनहेरिटेड हो गए, वो सारे ट्रेट जो कि अडॉप्ट हो गए, इनहेरिट हो गए, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चले गए, तो इसको हम लोग बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बोलते हैं। तो इस ये एक यहाँ पर जो डाइवर्सिटी होती है
जो स्पीसीज जो होगी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, जैसा कि मेंडल ने बताया। तो वहां पर डार्विन ने बताया, सॉरी, तो यहाँ पर जो स्पीसीज है, इवोल्यूशन जो होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में समय समय पर बदलते रहते हैं। ये जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है, ये इस प्रकार की प्रोसेस होती है जिसमें कि जेनेटिकल चेंज हो जाते हैं और नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है, मगर किससे होता है? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से होता है, प्री एग्जिस्टिंग वन से होता है। जो इसमें मेन कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशन का, वो उसमें वेरिएशन होता है। तो इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज है और वो डिफरेंस उसमें शो करता है साइज की वजह से, कलर की वजह से या बिहेवियर की वजह से। उसी वजह दूसरा हो सकता है कि वेरिएशन वो शो कर रहा हो म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर वगैरह हो जाते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से शो कर सकता है। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस हो जाए, ट्रेड जो है वो आगे की जनरेशन में जब पास हो जाए तो ऑफस्प्रिंग में भी वो ट्रेड्स आने लगे, तो यहाँ पर इनहेरिटेंस हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन की अगर बात करें तो चार्ल्स डार्विन ने बताया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में, तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि सांप में जो लेग्स हैं उनका गायब होना, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए वो जरूरी था, तो वो गायब हो गया, तो वो चीजें अडॉप्टेड हो गई। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आगे जा करके या तो आ सकती हैं या जा सकती हैं, मतलब कि इमर्ज हो सकती हैं या इवॉल्व हो सकती हैं। जैसे ह्यूमन का बॉडी से जो हेयर है वो लॉस हो गए, उनकी जरूरत नहीं बची, तो उसी तरह से निक्टिटेटिव मेम्ब्रेन गायब हो गई, उसी तरह से जो टेल थी वो गायब हुई, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी, उसकी समय के साथ वहां पे उसकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वो चीजें समाप्त हो गई। वहीं पर फोर आर्म्स जो हमारा थंब है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा, ये एक प्रकार का इवोल्यूशन है। तो ये बहुत सारी चीजें थी जो इवॉल्व हुई। स्पेसिएशन होता है, तो यहाँ पर जो जियोग्राफिकली या रिप्रोडक्टिवली जो आइसोलेटेड हैं, जो कि आपस में एक जो है वो गैमीट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, तो आगे चल करके नई स्पीसीज का ये फॉर्मेशन कर लेंगे। देखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सेम स्पीसीज के बीच में होता है, यही स्पीसीज की परिभाषा है। अगर मान लीजिए कि हॉर्स और डंकी को क्रॉस करा भी दिया जाए और म्यूल पैदा हो भी जाएगा तो भी वो स्टेराइल होगा, तो फर्टाइल नहीं होगा। इसमें जो डार्विन की जो थ्योरी थी वो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी थी, जिसके में उन्होंने बताया कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स पैदा होंगे, फिर उसमें इंडिविजुअल में वेरिएशन होगा, कुछ उसमें जो फेवरेबल कंडीशन को जो जिनके लिए कंडीशन फेवरेबल होगी या जो कि सरवाइव कर जाएंगे, जो सरवाइव कर जाएंगे उनके ट्रेड्स जो होंगे वो आगे की जनरेशन में भी कंटिन्यू कर जाएंगे। बायोलॉजिकल एविडेंसेस की बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जिसमें हम लोग जानते हैं फॉसिल रिकॉर्ड, कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, मॉलिक्यूलर एविडेंस और जो है बायोजियोग्राफी के बारे में हम लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। जो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन होता है उसमें म्यूटेशन हो सकता है, जीन फ्लो हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकती है, और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इवोल्यूशन के। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो इंडस्ट्रियल मौत होती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय में जिसको देखा गया था, तो ये जो मौत होती थी इसको 1850 में देखा गया, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था इंग्लैंड में। तो उस समय जो कालिक थी, वो सूट थी, वो नहीं होती थी, तो स्मोक नहीं थी, तो इस समय जो मौत होता था वो व्हाइट कलर का होता था। फिर इसके बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ और जब दीवारों के ऊपर डस्ट जमने लगी, जो ट्री की ट्रंक थी उसके ऊपर डस्ट और स्मोक जमने लगी, तो डार्कर कलर की होने लगी, तो व्हाइट कलर या लाइटर कलर के जो मॉथ थे वो प्रेडेटर के द्वारा बहुत आसानी से पकड़े जाने लगे और उनको किल कर दिया जाता था। तो जो मॉथ था उसने धीरे धीरे कैमोफ्लेज शो किया, उसने अपना कलर चेंज करना शुरू किया और मोर मिलाइन में उसके अंदर एक्यूमुलेट होने लगा, जिससे कि वो डार्कर कलर के हो गए। मगर ये जो पिगमेंटेशन है जगह जगह पर वेरी करता है। अगर विलेज में कहीं पर जाकर देखेंगे तो जो मॉथ है वो लाइटर कलर का होगा, क्योंकि वहां पर ना तो सूट है ना ही तो वहां पे ना स्मोक है। तो इस वजह से ये जो पॉपुलेशन होती है मिक्स्ड पॉपुलेशन वहां पर पाई जाती है। इसके अलावा
हम लोग मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन को देखें तो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन जो होती है वो एक प्रकार की बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसमें जो जेनेटिक पॉपुलेशन होती है वो आगे के समय में बढ़ती चली जाती है, बदलती चली जाती है। कैसे बदल जाती है? आइदर म्यूटेशन हो जाए, तो म्यूटेशन, सडन म्यूटेशन जो होता है, चेंज इन डीएनए सीक्वेंस होता है, किसी ऑर्गेनिज्म का जो जीन पैटर्न है वो बदल जाए, डीएनए का सीक्वेंस बदल जाए। इसके कॉज हो सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, रेडिएशन या केमिकल इफेक्ट भी उसमें हो सकते हैं। इसका प्रभाव ये होता है कि नए एलील्स बन सकते हैं, जीन का वेरिएशन हो सकता है, और अगर म्यूटेशन जो होगा या तो न्यूट्रल हो सकता है या हार्मफुल हो सकता है, ज्यादातर केसेस में हार्मफुल होता है, मगर अगर ये सर्वाइव कर गया तो ये यूजफुल हो जाएगा। इसका जो एग्जांपल होता है, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हो जाता है कुछ दिनों के बाद, उसके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। कुछ वेरिएशन जो होते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से हो जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें कि जो है मियोसिस और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। नए नए कॉम्बिनेशन बनेंगे क्योंकि जो जीन सीक्वेंस होगा वो चेंज होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, वेरिएशन आएगा। फादर की और मदर की थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में भी दिखाई देंगे, या तो मदर के या फादर के या मिक्स। तो ये मिक्सिंग जो हुई, कोई भी बच्चा मदर और फादर का बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर जरूर होगा। तो इस प्रकार से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है नेचुरल सिलेक्शन की, जिसको कि चार्ल्स डार्विन ने बताया था कि वेरिएशन के द्वारा यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद जीन फ्लो होता है। जीन फ्लो का मतलब है जहाँ पर माइग्रेशन है, तो माइग्रेशन जो है इंटरब्रीडिंग के द्वारा हो सकता है। इसमें जो मूवमेंट बिटवीन पॉपुलेशन थ्रू या तो माइग्रेशन या इंटरब्रीडिंग हो गई, तो इससे भी यहाँ पर नई स्पीशीज का जन्म हो सकता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है कि एक पॉपुलेशन है और रैंडम चेंज आ गया एलील की फ्रीक्वेंसी में, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगी। और इसमें जैसे चीता था, उसमें जो जेनेटिक वेरिएशन था वो बहुत कम था, इस वजह से वो बहुत ही आसानी से विलुप्त हो गया, और ये एक प्रकार का बॉटलनेक भी इसको कहा जा सकता है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी होता है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब है कि जो स्पीशीज है वो खुद की स्पीशीज से ही ब्रीड कर सकती है, फर्टिलाइजेशन कर सकती है, और ये इंटरब्रीड नहीं कर सकते। यही इनका स्पेसिएशन होता है। कभी कभी ये कई प्रकार का हो सकता है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो सकता है, जहां पर फिजिकल बैरियर है, जैसे माउंटेन है, रिवर्स है, जिसको क्रॉस नहीं किया जा सकता। वहीं पर टेम्पोरल आइसोलेशन है, जहां पर डिफरेंट मेटिंग सीजन है, एक का मेटिंग सीजन दूसरा, दूसरे का मेटिंग सीजन दूसरा। या बिहेवियरल आइसोलेशन है, जहां पर डिफरेंट कोर्सिव बिहेवियर को फॉलो किया जाता है, तो वहां पर भी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है। और इस प्रकार से ये जो सारी चीजें थी, ये मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में आती हैं। बाकी नेक्स्ट